ताकि बाद में फिर 1000 के आर्टिकल के अंदर मेन कीवर्ड की डेंसिटी 1 to 2% होगी और रिलेटेड कीवर्ड की डेंसिटी 2 to 3% होगी। तो जितने वर्ड्स ज़्यादा होंगे उस हिसाब से इसकी परसेंटेज सेम ही रहेगी। वर्ड्स के हिसाब से उतने तादाद में अपने उस कीवर्ड को पुट करने हैं आर्टिकल के अंदर। और कंटेंट राइटर से ये कहना है कि उसको इस तरह पुट करे कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लगे, नॉर्मल लगे, ऐसा ना लगे कि इसको ज़बरदस्ती कीवर्ड को इसके अंदर पुट किया गया है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। नेक्स्ट, मतलब ये कि हर एक को यूज नहीं करना, जो कीवर्ड्स हैं हर एक को डेंसिटी बहुत कम रखनी है कीवर्ड्स की, क्योंकि गूगल के बोर्ड्स जो हैं वो ये चीज़ पिक कर लेते हैं और इस चीज़ की वजह से अक्सर वेबसाइट्स रैंक नहीं होती। ठीक हो गया। तो हमने गूगल को यही बताना है कि हमें गूगल को ये शो नहीं कराना कि हम पैसे कमाने हैं एडसेंस से। हमने गूगल को ये बताना है कि हम नॉलेज दे रहे हैं दूसरे लोग को और हमारा पैसे कमाने से कोई गर्ज ही नहीं है। तो गूगल इस चीज़ को फिर ज़्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा, ऑन पेज में सेकंड चीज़ आती है लिंक जूस। लिंक जूस का किसको आइडिया है? या लिंक बिल्डिंग? समरा समरा नींद तो नहीं आ गई कहीं? अभी मैंने क्या एक्टिव रहना है सर। अभी मैं जाग गई हूँ, मैं सो गई थी लेकिन अब मैं फिर जाग गई हूँ। अब ठीक है माशाल्लाह। वजदान की जो इनिशियल स्टार्ट ही उस्मान ने किया और आज इनकी जितने स्टूडेंट हैं माशाल्लाह अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। ये अच्छे मेंटर हैं माशाल्लाह, इनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं। मैं 2-3 आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। थैंक यू अफजाल भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उस्मान माशाल्लाह अच्छे मेंटर हैं। यहाँ पे वजदान में भी इन्होंने जितने लोगों को पढ़ाया है आज वो अच्छे फ्रीलांसर भी हैं। इसलिए इनकी जितनी भी वो चीज़ें हैं बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग से पढ़े। बस ये मैंने ऐड करना था। बाकी ओवर टू उस्मान। थैंक यू सो मच अफजाल भाई। अच्छा, लिंक जूस जो होता है ऑन पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिंक जूस का। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं आपकी है इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। लेट्स से अच्छा, इसके लिए कोई टूल है लिंक जूस या जूस लिंक बिल्डर? नहीं, ये सब मैनुअल काम है, ये खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, लिंक बिल्डिंग क्या चीज़ होती है? लिंक जूस होता है कि आपने अपने ब्लॉग के अंदर लिंक्स का एक जूस बनाना है। मतलब सर, आपकी हर एक पोस्ट, हर एक पेज एक दूसरे से लिंक होंगे। इस आर्टिकल के आप अंदर देख लो कि एक लिंक इसका ये लगा हुआ है और आपको ये कौन मीटिंग से चला गया, समर आउट हो गई। अच्छा, तो अब नीचे देख लो, इस साइड पे आपको यूआरएल शो हो रहा है। ये इसी सेम वेबसाइट का यूआरएल है। मतलब कि इसी वेबसाइट का एक दूसरा आर्टिकल इस आर्टिकल के साथ लिंक हुआ है। इस चीज को हम कहते हैं। जी हेलो। ये मैं कह रहा हूँ कि वेट कर लें समरा के लिए कि नहीं, कैरी ऑन करना? हाँ नहीं, वो आ गई मीटिंग में ही है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में से, शायद इंटरनेट इशू था। तो अब इस आर्टिकल में ये जो लिंक लगा हुआ है ये भी इसी वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल का लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग में आप अपने ही वेबसाइट के आर्टिकल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करते हो। सही है। तो हम इसके दूसरे लिंक पे आते हैं। तो उसका जो दूसरा लिंक लगा है वो वेबसाइट का लगा है thecut.com। ये आपको बॉटम लेफ्ट पे यूआरएल शो हो रहा होगा। जी जी। अब ये इस आर्टिकल से लिंक जा रहा है किसी और वेबसाइट के ऊपर।
इसको कहते सही हैं है। एक्सटर्नल लिंकिंग। इसका फायदा क्या होता है? अब ये जो इंटरनल लिंकिंग है, इस इंटरनल लिंकिंग का फायदा ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे एक यूजर आता है और जी या गूगल के क्रॉल बॉट्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने लिंक होते हैं उसको भी साथ क्रॉल करते हैं। अगर आपका एक पेज ठीक। क्रॉल हो रहा है, इसमें आपके साथ जो दूसरा आर्टिकल लगा होगा इसी सेम वेबसाइट का, वो भी क्रॉल होगा। अब उसके अंदर और जितने लिंक्स लगे होंगे जो इसी अपनी वेबसाइट को लिंक किया होगा, वो सब क्रॉल होके, मतलब कोई भी एक ऐसा पेज नहीं रहेगा जिसको गूगल क्रॉल ना करे। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है रैंकिंग में। एक पेज रैंक होता है तो वो दूसरे पेज को भी अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और एक्सटर्नल लिंकिंग का ये फायदा होता है कि हम गूगल को ये बता रहे होते हैं कि हम लोगों को सिर्फ अपनी वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट तक महदूद नहीं रख रहे हैं। हम जो भी यूज़र आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उसको हम नॉलेज प्रोवाइड करें दूसरी वेबसाइट से उठा के, ताकि वो दूसरी वेबसाइट को भी विजिट करे। तो गूगल फिर इस चीज़ को समझते कि ये लोग ठीक काम कर रहे हैं, इनको रैंक कर दो जल्दी। ठीक है। ये चीज़ समझ अच्छा आ गई? उस्मान भाई, जी एक तो पहले ये बता दें काइंड कि एक्सटर्नल लिंकिंग की जो डेंसिटी है, मतलब एक ब्लॉग, मैं जब ब्लॉग अपलोड करता हूँ तो जब मैं ऑन पेज लगाता हूँ ना, जी जी। इंटरनल तो मैं कर देता हूँ, सारे ब्लॉग्स उसकी होते हैं वो उसकी मैं इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। डेंसिटी पे भी आता हूँ अभी। अच्छा, और एक ये मैं पूछ रहा था कि अभी चूंकि अमेजोन के रिलेटेड मेरा ब्लॉग आता है ना, जी तो उसमें एक या दो जगह मैं अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ लिंक कर देता हूँ जहाँ पे अमेजोन का वर्ड यूज हुआ होता है। ठीक है। तो अच्छा, इसका भी बता दो जरा। इंटरनल लिंकिंग की डेंसिटी भी आपने 1 to 3% ही रखनी है, और एक्सटर्नल लिंकिंग की डेंसिटी आप रखोगे 3 to 5%। इससे ज़्यादा ना हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ बेड इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग की। अब ये एक ब्लॉग था, ये मैंने किसी एक एसईओ एक्सपर्ट था कोई सो कॉल्ड, उसको दिया, और उसने लिंक जूस मुझे जो बना के दिए, ये सब स्पैमी है, इनका कोई फायदा नहीं। ये जितने येलो आपको शो हो रहे हैं ये सारे हम्म। उसने लिंक लगाए, और इसका कोई फायदा नहीं है। अब इसने टीसीएस ठीक। ट्रैकिंग के ऊपर लिंक लगाया है डीसीएस ट्रैकिंग का, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। गूगल इस चीज को नोट कर रहा होता है कि आपके ठीक। जिस वर्ड के ऊपर लिंक लगा है उस वर्ड से रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं है। अब उसने ट्रैकिंग नंबर के ऊपर लिंक जो लगाया है वो पीसीएल कोरियर का है। तो ये चीज जो है गूगल की नज़रों में आ जाती है, और आपकी रैंकिंग इसी वजह से भी डाउन हो जाती है। अब ठीक। इसने इतने ज़्यादा लिंक्स लगाए जिसका कोई मकसद नहीं है, ये सब फालतू है, तो इस तरह के काम नहीं करने उस पर। तो ये आपके जो है लिंक जूस आपने क्रिएट करना है, आपके जितने आर्टिकल हैं हर आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से लिंक करना है। लेट सपोज आपके पास 10 आर्टिकल हैं, तो आपका एक दूसरे से कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरे से होगा, तीसरा चौथे से होगा, इसी तरह करते हुए सॉरी आपके 10 आर्टिकल्स एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए। और ठीक। आपने एक्सटर्नल लिंक उन वेबसाइट्स को देना है जिनकी अथॉरिटी अच्छी हो। लाइक आप अमेजोन को दे रहे हो, विकीपीडिया को दे रहे हो, इसी तरह कोई अच्छी वेबसाइट्स हैं। इसने मेकिंग स्मूथीज पे, इस लिंक पे बंदा जाएगा तो यहाँ पे वही उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, स्मूथी से रिलेटेड। इसी तरह के आपने लिंक्स बनाने हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? जबरदस्त। ठीक है। तो सन उस्मान में डाइट पे एक्सटर्नल लिंक का कोई एग्जांपल मुझे सॉरी, बताएं, मैं आपकी कौन सा लगाऊं? आपकी आवाज़ बहुत, आपने तो बता दिया ना कि वो अमेज़न का लगाते हैं, मैं लगाऊं तो किसका लगाऊं? आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक कम हो आ रही रही है, है या डिस्टर्बेंस आ रही है? ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं है वो क्या क्या शायद क्वेश्चन था। इंटरनेट। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं डाइट स्टेटस पे एक्सटर्नल लिंक किसका लगाऊं? एक छोटी सी एग्जांपल मुझे दिखा दें, क्योंकि अमेजोन का तो समझ में आ रहा है ना कि अमेजोन की डायरेक्ट वेबसाइट पर लगा सकते हैं।
तो मैं डाइट स्टेटस के आर्टिकल्स पे अगर एक्सटर्नल लिंक लगाऊं तो कौन सा लगाऊं, डाइट किस स्टेटस वेबसाइट का, में या कैसे मैं उसको सिलेक्ट करूं कि मुझे इसी का एक्सटर्नल लिंक लगाना है यहाँ पे? भी मैं दिखा देता हूँ डाइट स्टेटस का आप क्या लगा सकते हो। अच्छा लेट्स सपोज इंटरनल लिंकिंग में तो ये सब एक दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे, ये इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ आ जाएगा। और एक्सटर्नल के लिए हम ये करेंगे, लेट्स सपोज ये आर्टिकल है हमारे पास, अब इसमें देखो एक लिंक लगा हुआ है ब्रेकफास्ट, ये कैटेगरी को जा रहा है, कैटेगरी को नहीं जाना चाहिए, किसी आर्टिकल को लिंक जाना चाहिए। अब इसमें है डू यू वांट टू हैव अ हेल्दी सेवरी ब्रेकफास्ट। अब इस कीवर्ड को अगर आप गूगल करो, आप इसमें ब्लॉग्स देखो, अच्छा ब्लॉग्स वो उठाने हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो, लाइक 30 हो, मिनिमम 25-30 डोमेन अथॉरिटी हो। वो चेक करते हो आप लोग साथ साथ? नहीं, अभी हाँ तक जी, मैं चेक करती हूँ। ठीक है। अब लेट्स सपोज ये है, इसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, आप इसको उठा लो या नहीं। व्हाट इज हेल्दी सेवरी ब्रेकफास्ट। अब जैसे ये आर्टिकल है हेल्थ लाइन, ये बहुत अच्छी डोमेन है, आपने इसका लिंक उठा के इस पे लगा दिया, हेल्दी सेवरी ब्रेकफास्ट पे ये लिंक लगा दिया, ये आर्टिकल सामने आ जाएगा। ये एक एक्सटर्नल लिंक की एग्जांपल है। इसी तरह आप आ जाओ, लाइक जिसमें आप अपने यूजर्स को नॉलेज प्रोवाइड कर सको कुछ। आप इसमें देखो, अगर कैलोरीज के ऊपर आप एक लगा सकते हो, व्हाट इज कैलोरीज, इसका एक आर्टिकल लगा के उसको लिंक कर दिया साथ। और हेल्दी फैट्स, इसको लिंक कर दिया। मतलब आर्टिकल को पढ़ना, इसमें जो कीवर्ड्स ऐसे निकले जिसपे आपको लगे कि इस पे यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, तो उसको आप सर्च करके आर्टिकल इसके साथ लिंक कर देना है। समझ आ गई है इसकी? जी। अच्छा अच्छा नेक्स्ट उस्मान भाई, जी। ये मैंने पूछना था कि कैटेगरीज के साथ लिंक बिल्कुल नहीं करना। नहीं, कैटेगरीज के ऐसे साथ नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद थर्ड चीज आ जाती है स्कीमा मार्कअप। इसका किसको आइडिया है? फिलहाल तो नहीं है, जब आप आगे आएंगे तो फिर शायद पता चल जाए। अच्छा स्कीमा में आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ होती है। लेट्स सपोज ब्रेकफास्ट रेसिपीज और गैराज नियर मी। हाउ टू अच्छा, आप किस सर्च इंजन में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आप स्टार्ट होता है फर्स्ट वेबसाइट, ये जो फर्स्ट रिजल्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके ऊपर जितने रिजल्ट शो होते हैं, लेट्स सपोज ये है, इसको आप कहते हो जीरो प्लेस, तब ये आपका जीरो रिजल्ट है, नंबर 1 से भी पहले जो शो होता है। ठीक है, अब ये यहाँ कैसे शो हो रहा है? अब यहाँ पे भी ये पीपल आल्सो आस्क, यहाँ भी आप चाहो तो वेबसाइट्स आ रही हैं कि यहाँ पे किस तरह आती हैं। इसके लिए हम स्कीमा अप्लाई करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, जो हमारी वेबसाइट को इस जगह से उठा के
यहाँ टॉप पे लेके आता है। सबसे टॉप पे रेसिपीज आ रही हैं, ये अलग अलग वेबसाइट्स लगी हुई हैं। उसके बाद पीपल आल्सो आस्क आ रहा है, यहाँ पे अलग डिफरेंट वेबसाइट्स लगी हुई हैं। उसके बाद वीडियोस आ रही है, यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। उसके बाद जाके फिर वही नॉर्मल लिंक्स आ रहे हैं वेबसाइट्स के। इन चीज़ों को कहते हैं स्कीमा, स्कीमा रिजल्ट। ठीक है, अब इसी तरह रेसिपीज शो हो रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, टॉप स्टोरीज आ रही हैं, पीपल आल्सो आस्क आ रहा है। उसके बाद जाके फिर वेबसाइट शो हो रही हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट पर स्कीमा अप्लाई करके उसको यहाँ टॉप पे लाना है ताकि यूज़र को सबसे टॉप पर वेबसाइट मिले। स्कीमा का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ये schema.org है। इसका एक लेक्चर पड़ा होगा मेरे पास, मैं वो शेयर कर दूंगा जिसमें डिटेल में बताया जाएगा कि स्कीमा आपने किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है। इस वेबसाइट को खोल के इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, इसको स्टडी करना कि क्या चीज़ होती है। तो उस लेक्चर से ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, तो इस पर भी इतना टाइम नहीं लेते। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे आते हैं। अच्छा, तो सेकेंड, अच्छा अब हमारे पास दो वेबसाइट्स हैं। एक अमेजोन सीक्रेट्स है, इसका आप लेआउट देख लो, बिल्कुल नो के लो क्या आप, शशके वाला लेआउट है, डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे आप दूसरा जो डाइट स्टेटस पे, इसका लेआउट देखो, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं है। जब ब्लॉगिंग के अंदर हमेशा वो चीज़ रिकमेंड होती है जो सबसे ज़्यादा लाइट हो। अगर आप इसमें जितने फैंसी चीज़ें डालोगे, जितनी शोशा डालोगे, तो उसका आ, उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, उस पर अफेक्ट होता है। ठीक। अगर मैं दोनों की स्पीड चेक करूं तो देखते हैं डिफरेंस। हेलो, आवाज म्यूट है या आप अभी बोल ही नहीं रहे इस बार? नहीं, मैं बोल नहीं रहा, मैं इसका वेट कर रहा हूँ ये हो जाए कंप्लीट। मुझे तो समरा की फिक्र है कि सो ही ना गई हूँ। समरा, हेलो समरा, जाग रही है? आई थिंक सो गई है वो। अच्छा, अब समरा, हेलो हेलो, टेस्टिंग समरा। अच्छा, अब ये देखो, डाइट स्टेटस की वेबसाइट का जो डेस्कटॉप पे रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अभी तो मैं जाग रही हूँ, लेकिन अब मुश्किल ही हो रही है इसके बाद।
बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद फिर इसको एंड करते हैं। जब ये देखो डाइट स्टेटस वाली वेबसाइट जो है, जो जिसका बिल्कुल सिंपल लेआउट है, उसके हमारे पास जो स्पीड आ रही है वो 92 आ रही है डेस्कटॉप पे, और इसके मुकाबले में जो हमारे पास अमेजोन वाली वेबसाइट है, इस पे स्पीड आ रही है 88। तो इस पे ये चीज़ हमेशा थोड़ी बहुत रहेगी, बट ये फिक्स हो सकती है, इसकी स्पीड और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। बट इसके मुकाबले में डाइट स्टेटस बहुत अच्छा, लाइक जल्दी ऑप्टिमाइज होगी, जल्दी रैंक होगी उस लेआउट के साथ। तो रिकमेंडेड हमेशा यही होता है कि जितना साइज कम होगा वेब पेज का, उतनी इसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी। तो इसकी आपने स्पीड ऑप्टिमाइज भी करनी है। अच्छा, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? मतलब 88% है ना, हाँ, तो इसको हम ऊपर कैसे लेकर आ सकते हैं? अब इसमें मोबाइल का भी आप चेक करो, दोनों के मोबाइल में बहुत डिफरेंस है, मोबाइल में दोनों बहुत कम है। इसको ऊपर लाने के लिए ओके, इसमें एक तो आप इसकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करो, उसके बाद WP रॉकेट एक प्लगइन होता है, वो आई थिंक इसमें इंस्टॉल है कि नहीं है। उस प्लगइन के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं, WP रॉकेट, अच्छा ये इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसमें नहीं हुआ हुआ। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। कैसे ठीक अच्छा है उस्मान फाइल जी। उस्मान भाई, मैं ये पूछ रहा था कि इमेज साइज जो है ना, मैं जब भी पोस्टिंग करता हूँ तो मैंने एक बस एक स्टैंडर्ड सा रखा हुआ है, कह दें ऐसे। मैं 600 by 400 की इमेज लगाता हूँ हमेशा। मैं पहले इमेज देखता हूँ, अगर साइज बहुत बड़ा है तो फिर मैं उसको कम कर देता हूँ। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड करो। इमेज डायमेंशन आपने बस उसका ख्याल करना है कि कोई चीज़ क्रॉप ना हो रही हो, इमेज के ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हो वो फ्रेम से बाहर ना जा रहा हो। बाकी जी उसका साइज के लिए मैन्युअली भी कर सकते हो, लाइक उसको जी एडिट करते हुए उसका साइज बहुत कम रखन, या तो फिर आप इसमें एक प्लगइन आता है स्मश का, वो प्लगइन आप यूज़ जी करो। जी वो भी आपकी इमेजेस को कर देगा कंप्रेस। जी। CDN। मेरे ख्याल से हमने उसका प्लान सिमरश का लिया हुआ है, तो समरा वो मेरे ख्याल से आप अप्लाई करने का बता दीजिएगा, और याशा को भी एक्सेस दे दीजिएगा। अच्छा, और सेकंड, अच्छा मुझे वो बताओ, जो मैंने टास्क दिया था आज 3 अकाउंट्स बना के उसे लिंक करने का, उस पे क्या अपडेट है? वो डाइट स्टेटस का मेल तो बना हुआ है, और मेरे ख्याल में यशना ने भी मेल बनाया हुआ है, तो वो मैं अभी कर देती हूँ, वो दिन में नहीं हो सका मेरे से। उसके जो अफजाल भाई, जी जी, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अमेजोन सीक्रेट का जो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स है ना, वो चेंज है, पासवर्ड चेंज हुआ है, मेरे पास लॉगिन नहीं रहा अभी। ये आप समरा से ले लें, वो आपको लेटेस्ट वाले दे देंगे, वैसे चेंज तो नहीं हुआ अभी तक। नहीं, वर्डप्रेस का नहीं कह रहा, गूगल का मैं कह रहा हूँ। इस बारे में तो समरा के पास इंफॉर्मेशन होगी, हम देख के आपको कौन सा बता वाला? देंगे। यही है जीमेल का काम? जी जी जी, जीमेल वगैरह ये सारे इनके मेरे ख्याल से चेंज हुए थे, मैंने आज भी चेक किया तो मेरे पास साइन आपने आउट तो हुआ। आपने मेरे साथ सिर्फ डैशबोर्ड का एक्सेस शेयर किया था ना, ये तो नहीं किया था, जीमेल जी, वाला नहीं किया था, इसलिए वो उसका नहीं है मेरे पास। वो मैंने मेरे ख्याल से वो आकिब भाई के साथ मैंने शेयर किया था। अच्छा, फिर वो जीमेल, उनसे पूछता। मेरे ख्याल से वो जी, जीमेल का एक्सेस में मैं देख लूंगा। आपको उसका एक्सेस चाहिए, वो किस लिए मतलब वो इसलिए क्योंकि वो पिंटरेस्ट वगैरह मैंने बनाना है ना उसके लिए, तो
उस्मान, आप पिंटरेस्ट पे काम करते हैं? नहीं, मैं पिंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहा। अच्छा। अच्छा, सेकंड चीज, एक तो गूगल एनालिटिक्स से आपने लिंक करनी है तीनों वेबसाइट्स को। उसके बाद सेकंड टास्क ये है कि क्लाउडफ्लेयर का एक अकाउंट बनाना है। ये क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट है। इस पे आपने अकाउंट बनाकर तीनों वेबसाइट्स को इसके साथ लिंक कर देना है। ये होस्टिंग के एक्सेस किसके पास है? होस्टिंग के एक्सेस हमरा के पास भी है। तो इसमें वो क्रेडेंशियल्स आदिल भाई को मैंने शेयर किया, मैं उनसे ले लूंगी, उनके पास लॉगिन हुआ होगा, मुझे याद नहीं है अभी। इसमें ये होगा, जब आप कोई भी वेबसाइट इसके साथ लिंक करोगे तो ये आपको कहेगा डीएनएस चेंज करने का। एड अ साइट, ये साइट का लिंक पेस्ट करके अभी यहाँ कुछ डीएनएस नेम सर्वर्स प्रोवाइड करेगा। उन नेम सर्वर्स को जाके होस्टिंग पे अपडेट करना है, तो उसके बाद ये उससे लिंक हो जाएंगे। कंटिन्यू, ये नेम सर्वर्स होंगे, इसको रिमूव करके ये वाले कॉपी करके आपने वहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये जब पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह के स्टेट्स शो हो जाएंगे। इससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो उसकी स्पीड और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो बस इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो कल ये एनालिटिक्स अकाउंट लिंक हो सबके साथ, क्लाउडफ्लेयर पे भी सब लिंक हो, और इसके बाद जितने आर्टिकल्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ और उनको सब आपस में इंटरनल लिंकिंग बनाओ, उसकी एक्सटर्नल लिंकिंग बनाओ, और कीवर्ड्स को भी दोबारा चेक कर लो आर्टिकल्स के अंदर। इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है, लेकिन वो कैटेगरी वाली चेंज करनी पड़ेगी, इसके बीच में कैटेगरी के साथ हुई हुई है, और एक्सटर्नल लिंकिंग करनी पड़ेगी। इंटरनल लिंकिंग दोबारा करो, कैटेगरी वाले सारे रिमूव करो, उसको दोबारा बनाओ। ठीक। और उस्मान भाई, मैंने जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो ज्यादातर मैंने अमेज़न के साथ ही कनेक्ट किए हुए हैं। हर एक आर्टिकल को एक एक दो दो दिए हैं मैंने। तो ये वो ठीक है कि नहीं? वो आपके एफिलिएट वाले लिंक्स बन रहे हैं ना, उसके अलावा भी बनाओ, लाइक जिसमें आप किसी यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, आपको जितने भी टास्क दे दिए गए हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद होगा। अगर कुछ चीज़ें आपकी मिस हो रही हों समरा, आप शायद अगर अभी कुछ चीज़ें समझ ना भी आ रही हों तो ये वीडियो का एक्सेस आपके पास होगा, तो आप उसको दोबारा से देख के और सारी जो चीज़ें उस्मान ने यानी कि वो किया है, तो वो सारी चीज़ें आप फिर कल तक इम्प्लीमेंट करके इन्हें फिर रिपोर्ट दे दें। ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा, एक और मैंने बात पूछनी थी, ये क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट्स ये कौन हैंडल करेगा? वो हैंडल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये वन टाइम प्रोसेस है। इस पे अकाउंट साइन अप करके तीनों डोमेन्स इसके साथ लिंक करके छोड़ देने हैं बस। क्लाउडफ्लेयर ये काम करता है कि सीडीएन का पता है? नहीं। सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट जिस सर्वर पे बनी है वो सर्वर यूएसए में पड़ा हुआ है, ठीक है, या यूएसए के अंदर एक सर्वर है। आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आता है चाइना से, तो चाइना से वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, तो जितने टाइम में आपकी वेबसाइट का रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, सर्वर से वापस वो रिक्वेस्ट आएगी उसके ब्राउजर पे, आपकी वेबसाइट शो होगी, तो इसमें टाइम लगता है। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है, उसके अपने सर्वर्स बने होते हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, और जैसे ही आपकी वेबसाइट पे अगर यूज़र चाइना से आता है तो सीडीएन ये करेगा कि चाइना वाले सर्वर से हमारी वेबसाइट को यूज़र के सामने शो कर देगा। आपकी वेबसाइट पे यूज़र आते हैं रशिया से, तो रशिया वाले सर्वर से उसको वेबसाइट शो होगी। तो इसमें ये जो रिक्वेस्ट टाइमिंग होती है ये कम हो जाती है।
वेबसाइट और ज़्यादा स्पीड में लोड हो जाती है इससे। ये इसके कुछ एग्जांपल्स बने हुए हैं। ये आपका CDN होता है और ये इसी CDN के डिफरेंट रीजन्स के अंदर सर्वर्स पड़े हुए हैं। तो जो भी नियरेस्ट सर्वर होता है वहां से CDN आपकी वेबसाइट को लाइव कर देता है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो और फिर। उस्मान, एक जी जी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप ना थोड़ा सा अर्ली रख लिया करें, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो उस हिसाब से ना इनको आज बड़ा मसला हुआ होगा ना, जिसके लिए हम बिल्कुल। माजूद। यस, बाकी ये है कि जी, तो फिर देख लीजिएगा इस तरह की टाइमिंग हो, 8 भी हो जाए तो, मतलब 7 से 8 का कुछ रख लिया यानी करें। नेक्स्ट हम टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि डे टाइम में हो, दिन को ही आफ्टर लंच। डे टाइम फिर जरा कन्वीनियंट हो जाता ना, क्योंकि मैंने रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना होता है, तो रात को फिर बाजुकात में चीजें पिक भी नहीं कर पाती, ज्यादा लेट हो जाए तो। लेकिन वो इंशाल्लाह उस्मान अब नेक्स्ट जो फॉलो अप जो लेंगे तो वो फिर अर्ली रख लेंगे। और उस्मान अब आप बाकी बस कंटेंट राइटिंग वालों के साथ भी एक मीटिंग अरेंज कर लेंगे, फिर आप उनको भी जो ठीक टिप्स है, एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है। तो अब बस आप लोग मुझे ये करो कि आप लोग जो है मुझे डेली अपडेट दे दिया करो कि कितना काम हो गया, कितना रहता है, किस किस चीज़ों पे काम किया। तो ये अपडेट मुझे डेली लाजमी देनी है। ठीक है, हम ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे जो कुछ भी हम डेली कर रहे होंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे हम शेयर कर दिया करेंगे सारी चीजें। ठीक है, और उस्मान एक चीज़ ये है कि आप ग्रुप में ना ये जितने भी टास्क आपने दिए हैं इसको एक टेक्स्ट फॉर्म में भी रख दें, ताकि इनको उस तरह और ज़्यादा मेमोराइज भी हो जाए। ठीक है। बहुत अच्छा है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।